बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीआईबी एंड सीआईबी दोनों में कॉमन है। सेम कोर्स है, ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, न्यूमेरिकल सेम है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन सीआईबी के लिए ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज सेम टॉपिक है, सेम चीज़ सारी जीआईबी सीआईबी के लिए रहती है। तो मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ ताकि ये दोनों में आपका काम आ जाए, जीआईबी के लिए सीआईबी के लिए, क्योंकि जीआईबी के पीपीबी में भी सेम यूनिट पेंडिंग है एंड बीएफएम में भी आपकी एक 4th यूनिट सेम होनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपका होता है एलओसी, या फिर आप उसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोलते हो, इसमें क्या होता है ना, ये जैसे ग्लोबलाइजेशन आजकल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक इंडिया में बैठा है और उसको यूएस में कोई बिजनेस करना है, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एक रिस्क रहता है ना कि अदर कंट्री में बंदा है, हमें उसकी जेन्युइननेस का नहीं पता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, वो हमारा पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, चलिए ये हमारी साइड से होगी, अगर मान लीजिए उसने पेमेंट पहले कर दी, अब उसको ये डर होगा ना कि मैंने तो पेमेंट कर दी है, सामने वाली पार्टी मेरे को वो प्रोडक्ट्स या जो भी आना था सामान वो आएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा, वो सब चीज़ें एक बैलेंस गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, सामने वाली पार्टी को डर रहता है, फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, जो ये आपका ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये एक ट्रेड सेटलमेंट की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं, एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, जिसके हिसाब से अगर कोई भी पार्टी उस चीज़ को वायलेट करती है तो उसके लिए बैंक एक आपको एक तरीके से गारंटी दे देता है, या एक तरीके से आपने बैंक से क्रेडिट लिया होता है तो बैंक उसको पे करता है। ठीक है ना, तो मतलब ये एक सिक्योर वे होता है जिसके थ्रू ग्लोबल आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका जो ये है क्या होता है, एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो बायर बैंक होती है, जैसे आप मान लीजिए मैंने एक बैंक को बोला कि मेरे को एलसी चाहिए है, मेरे को इधर से बिजनेस करना है, बैंक मेरे लिए वो क्या हो गया, वो मेरा बायर बैंक हो गया ना। ठीक है, फिर इसमें देखिए बहुत सारी टर्म्स होते हैं, कंफर्मिंग बैंक भी होता है, नेगोशिएशन बैंक भी होता है, कुछ सेम भी हो सकते हैं, कुछ ये तीनों अलग अलग बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन तो इस टाइप से रहता है। फिर आपका ऑथराइजेशन रहता है। ठीक है, सब कुछ होता है, तो वो हम सारा इसमें देखेंगे आगे जो भी आएगा। ठीक है, अब देखिए पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, जो मैं अभी आपको बात कर रही थी कि बायर बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएशन बैंक, जो सब मैं आपको बता रही थी, उसका हम एक डिटेल्ड व्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, बायर या फिर इम्पोर्टर। तो ये क्या होता है, वो बंदा होता है जिसके बिहाफ में एलसी ओपनड होती है। ठीक है ना, जो बाय कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब सेकंड क्या है, सेलर एक्सपोर्टर। देखिए दो पार्टीज तो चाहिए ना, एक जो खरीद रहा है और एक जो बेच रहा है। ठीक है ना, तो दो पार्टीज तो चाहिए ना आपको, तो वही दो पार्टीज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर द सेलर एंड एक्सपोर्टर कौन सा हुआ, बेनिफिशियरी हुआ, कौन, एलसी के लिए। ठीक है ना, देखिए ये नॉर्मल है, ये आपको पता है, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप डे टू डे आप देखिए सीधी सी बात है, बैंकिंग एग्जाम आप सीआईबी जेआईबी दे रहे हो, आप डे टू डे यही चीज़ डील करते हो, तो जो चीज़ें डिटेल में बताने वाली हैं वो मैं डिटेल में बताऊंगी, जो लगता है कि सबको पता होगा उसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब देखिए थर्ड, ओपनिंग बैंक, बायर बैंक। अब ये कौन होता है, जो बायर है वो ओपनिंग बैंक के पास जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा है, मैं एसबीआई के पास गई, मैंने बोला कि मुझे ये इस्टेब्लिश करनी है एसबीआई, तो मेरे लिए जो एसबीआई है ना वो मेरा बाइंग बैंक हो गया ना। ठीक है, ओपनिंग बैंक हो गया, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है द एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन सा होता है, देखिए अब मान लीजिए आपने खोल दिया, ठीक है, ओपनिंग कर दी, पर फॉरेन कंट्रीज में जैसे आपका जो है उसने ये बोला कि मैं तो इस बैंक को नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये बैंक जेन्युइन है, या फिर ऐसा होने के बाद मुझे देगा। ठीक है, वो बैंक हमारे लिए बड़ा है, पर मे बी फॉरेन कंट्रीज बैंक की जो उनकी लिस्ट हो या जो उसमें हो उसको नहीं मानती हो। ठीक है, तो क्या होता है, फिर हमें एक एडवाइजिंग बैंक आता है, जो ये इशूइंग बैंक की साइड से ऑथेंटिकेट करता है एलसी को। वो कहता है कि ठीक है, अगर कुछ इश्यू आता है तो ये वैसे पैसे देंगे, पर कुछ इश्यू हो गया तो ठीक है हम पैसे दे देंगे उसके बदले। ठीक है ना, तो एडवाइजिंग बैंक उस टाइप से होता है जो एडवाइस करता है इस एलसी को, बैंक जो एक्सपोर्टर के बैंक होते हैं उसको, कि ठीक है अगर इस बैंक की, मतलब देखिए टर्म देखिए, ओपनिंग बैंक आपके बायर की गारंटी ले रहा है। ठीक है ना, जो ओपनिंग बैंक है, बायर बैंक है, वो आपकी बायर की गारंटी ले रहा है कि अगर इस बायर ने डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूंगा।
लेकिन जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो बायर बैंक की गारंटी लेता है कि अगर इस बैंक ने डिफॉल्ट किया तो हम इस आपकी हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखिए कंफर्मिंग बैंक क्या होता है। कंफर्मिंग बैंक आपका, अभी हम टर्म समझ रहे हैं, अभी हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि एडवाइजिंग बैंक कंफर्मिंग बैंक सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये सब बात की बात है। अभी हम केवल एक टर्मोलॉजी समझ रहे हैं कि टर्मोलॉजी में कौन क्या काम, किसका क्या काम है, जो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं इस टर्म का वर्क क्या है, ठीक है, वो चीज़ देख रहे हैं। अब कंफर्मिंग बैंक क्या होता है। कंफर्मिंग बैंक वो होता है जो इशूइंग बैंक के बिहाफ में अंडरटेक करता है पे को, ठीक है ना। मतलब जैसे इशूइंग बैंक के, अब जैसे मान लीजिए कंफर्मिंग बैंक आ गया जब जो आपका बेनिफिशियरी है जिसके लिए आपने एलसी बनाई है वो सेटिस्फाई होके बिल पे करने के लिए बोलता है, तो फिर आप क्या कर रहे हो ना, कंफर्मिंग बैंक वो बैंक होता है जो बिल पे कर देता है। फिर वो अपना एडवाइजिंग बैंक को भेज रहा है, ओपनिंग बैंक को बिल भेज रहा है कि ठीक है हमने इतना पे कर दिया, आपका ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे, अब आप हमें पे करो। तो वो चीज़ एक हो गई, ठीक है ना। कंफर्मिंग बैंक क्या हुआ ना, मतलब इशूइंग बैंक की तरफ से कंफर्मिंग बैंक पे कर रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ अगर आपने इसको डिफाइन किया है अपने एलसी में, तो ये सब एलसी में डिफाइन हो जाता है ना। कोई आप बाद में नहीं चूज करते हो कि हाँ ये मेरा कंफर्मिंग बैंक है, ये मेरा एडवाइजिंग बैंक है, नहीं। जब आपका एग्रीमेंट बन रहा होता है आप सब कुछ उसमें मेंटेन करते हो, जो भी प्रोसेस होता है सब वो आपके जो एग्रीमेंट है ना उसमें जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। बैंक्स अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसके अपने उन्होंने कुछ आउट ऑफ वे जाके कुछ किया और बाई चांस कोई इश्यू हो गया तो कोई भी फिर लॉ उनको वो चीज़ रिकवर नहीं करवा सकता। तो जो भी चीज़ आपने एलसी में मेंशन की है बैंक उसी के अकॉर्डिंगली अपना जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करता है एलसी का, कोई भी आउट ऑफ वे जाके कोई वर्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा होता है, ये सेलर का बैंक होता है, ठीक है। ये मतलब सेलर का बैंक, सेलर बैंक नेगोशिएटिंग बैंक भी बोलते हैं, सेलर बैंक भी बोलते हैं। और इस बैंक को ओपनिंग बैंक जो है ना वो नॉमिनेट कर देता है, ठीक है, नेगोशिएट करता है ना जो सेलर की साइड से वो। अब रियम्बर्सिंग बैंक कौन सा होता है, देखिए रियम्बर्सिंग बैंक वो होता है जो रिम्बर्स करता है, ठीक है। मतलब जो कंफर्मिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक का अमाउंट होता है जो होता है वो रिम्बर्स करता है बैंक, वो रिम्बर्सिंग बैंक होता है, ठीक है। रिम्बर्स करना ना, पैसा वापस देना, वो चीज़। अब देखो आपका जो मैं बता रही थी, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स आपका जो एडवाइस कर रहा है, जो कंफर्म कर रहा है, और नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो सेम बैंक हो सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं आगे। मेन हमारा जो टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं, जीआईबी में भी आते ही आते हैं, सीआईबी में भी आते ही आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। और इवन अगर आपकी न्यूमेरिकल्स भी आए तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए, आप तभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लिखा रहेगा कि रिवोकेबल टाइप की एलसी है, नॉन रिवोकेबल टाइप की एलसी है, ग्रीन एलसी है, रेड एलसी है, वो सब लिखा रहता है, ठीक है ना। तो रिवोकेबल एलसीज कौन सी होती हैं जिसमें क्या होता है ना वो रिवोक की जा सकती हैं। आजकल ऐसी एलसीज यूज नहीं होती हैं। रीजन बीइंग, मान लीजिए मैंने आपने कोई एलसी बनाई, मैंने आपको सामान भेज दिया, आपने रिवोक कर दी कि नहीं ठीक है रिवोकेबल है, मैं रिवोक कर रहा हूँ, मैं इस एलसी को नहीं मानता। अब आपने फ्रॉड कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं ना, आप रिवोकेबल एलसी थी आपने, वो भी गलत नहीं किया, रिवोक कर दी। तो इसलिए ये एलसी कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस है, इवन एक्सटिंक्शन है बिल्कुल यूज ही नहीं करता है कोई भी, ठीक है। क्योंकि इशूइंग बैंक इसको कभी भी कैंसिल कर सकता है, इवन अदर पार्टी का कंसेंट भी नहीं चाहिए होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी पार्टी से पूछेंगे कि ठीक है हम एलसी कैंसिल करना है, नहीं, आप विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम अदर पार्टी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। जब तक कि कब तक, जब तक कि ऐसा नहीं कि एलसी ड्रॉन हो गई, आपने नेगोशिएट कर दिया फिर आप उसको कर रहे हो, नहीं, नेगोशिएशन होने से पहले। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नेगोशिएशन बैंक ना आपकी अदर पार्टी का होता है, ठीक है ना, दूसरी पार्टी का, बेनिफिशियरी का होता है नेगोशिएटिंग बैंक। नॉमिनेट ओपनिंग बैंक भी कर सकता है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है सेलर तो वो ये बोलेगा कि ठीक है मैं अपना नॉमिनेटिंग बैंक खुद बताऊंगा, ठीक है, दोनों चीजें रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अब मान लीजिए, देखिए ये बात एक हमने रिवोकेबल एलसी में बोली कि अदर पार्टी का कंसेंट नहीं चाहिए और एलसी नेगोशिएट होने से पहले हो। अब मान लीजिए एक केस ये भी बन सकता है कि अदर पार्टी ने नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अभी नेगोशिएट नहीं हुई है, एलसी आपकी नेगोशिएट नहीं हुई है,
बट नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, इधर इशूइंग बैंक ने विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कंसेंट वो नेगोशिएशन कैंसिल कर दिया। इस पार्टी में जो इशूइंग बैंक होता है वो लायबल हो जाता है, क्योंकि पार्टी ने, दूसरी सामने वाली पार्टी ने आपका नेगोशिएटिंग बैंक में नेगोशिएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर उस बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक ने नेगोशिएट कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, या जो भी चीज़ थी वो पे हो गई, तो इशूइंग बैंक जो है वो कंपनसेट करना पड़ता है किसको, जो आपका नेगोशिएटिंग बैंक होता है उसको कंपनसेट करना पड़ता है इशूइंग बैंक को, ठीक है। ये दो कंडीशन थी, बात हो गई। अब इरिवोकेबल एलसी देखते हैं। इरिवोकेबल एलसी में क्या होता है, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर रिवोक करना भी है तो आपको सामने वाली पार्टी, मतलब दोनों पार्टी के कंसेंट्स रहने चाहिए इसको रिवोक करने के लिए, ठीक है ना। नेगोशिएटिंग बैंक को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब कमिटमेंट है तो इशूइंग बैंक को पे करना पड़ता है, रिएम्बर्स करना पड़ता है किसको, नेगोशिएटिंग बैंक को, जैसे ही वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखिए वही मैंने जो बताया, विदाउट पार्टी की कंसेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और देखिए अगर, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर किसी एलसी में मेंशन नहीं है कि वो रिवोकेबल है, नॉन रिवोकेबल है, तो बाय डिफॉल्ट सारी एलसीज नॉन रिवोकेबल होती हैं, ठीक है। इरिवोकेबल मतलब वही चीज़, सेम है दोनों बातें, ठीक है। अब से थर्ड देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एलसीज कौन सी है। इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है, वही सेम चीज़ है, इरिवोकेबल है, बट इसमें आपका एक कन्फर्मिंग बैंक उस एलसी को कन्फर्म्ड कर देता है, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ ना, जैसा मैंने बोला कि मैं हूँ, मुझे विश्वास नहीं है आपकी कंट्री के बैंक पे, तो आपने वो जो सब लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, एलसीज वगैरह सब प्रिंट कर ली, सब बना लिया, इशूइंग बैंक ने इश्यू कर दिया, तब आप जो है ना, आप कहते हो कि मेरा ये कंफर्मिंग बैंक है, ये मेरा एक बैंक है। सेम भी हो सकता है, नेगोशिएशन बैंक कंफर्मिंग बैंक हो सकता है, मे बी वो डिफरेंट कंफर्मिंग बैंक है और नेगोशिएट कोई दूसरा बैंक कर रहा है, ठीक है। तो जो दोनों ही कंडीशन में कुछ भी हो, आप वो एलसी कंफर्मिंग बैंक के पास भेजते हो, और जब वो कंफर्मिंग बैंक कंफर्म कर देता है उस एलसी के लिए कि, तो फिर ये जो होता है वो हमारा इरिवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल एलसीज। अब देखिए ट्रांसफरेबल एलसीज कौन सी होती हैं, मान लीजिए हमारे पास तीन पार्टी हैं ए बी सी, ठीक है। अब क्या चीज़ हुई ना, मान लीजिए हमें कुछ चीज़ बनानी है, तो ए ने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरा एलसी रहा, ठीक है, ये हमने एलसी बना के दे दी बी पार्टी को। अब बी पार्टी का क्या था, बी पार्टी को कुछ पार्ट्स चाहिए थे या कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था उस चीज़ के लिए, तो अब उसने क्या किया, एक ट्रांसफरेबल एलसी बनी, उसने पहली बात कर ली पार्टी से, ठीक है। तो उसने क्या किया, सी वाले को वो एलसी दे दी, उस एलसी को ट्रांसफर कर दिया सी पार्टी के लिए कि मुझे ये पार्ट्स दे दो, ये हमारी एलसी थी, अगर मैं नहीं पे कर पाऊंगा ये सब बनने के बाद ए पार्टी आपको पे कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़, तो इसको ट्रांसफरेबल एलसीज बोलते हैं। मतलब मीन्स क्या हुआ, ए ने ड्रॉ किया बी के लिए, बी ने सी के लिए ड्रॉ कर दिया, अब क्या हो गया, ए जो है वो डायरेक्ट सी को पे कर रहा है, तो वो चीज़ एक होगी, तो उसको ट्रांसफरेबल एलसीज बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेड क्रॉस एलसी। रेड क्रॉस एलसी क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी एलसी में प्री शिपमेंट वगैरह कुछ प्री क्रॉस रहते हैं, प्री पेमेंट रहता है ना। मान लीजिए हमें क्या चाहिए ना, कि हमने कहा कि ठीक है हम आपको सामान बना के भेज देंगे, सामान हम अपने से बना देंगे, लेकिन शिपमेंट का आपको पहले ही देना पड़ेगा पैसा। तो उसमें क्या हुआ, अब एलसी तो पैसा तो हमें सामान भेजने के बाद मिलेगा ना, सारा जो भी इसका अमाउंट है जो भी आपका बना, तो हमने प्री शिपमेंट या जो भी आपको मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मुझे इसका वो कराना है, ऑक्शनिंग करानी है, या फिर आपने कहा कि नहीं मेरे को इसका ऑथेंटिकेशन करवाना है, वैल्यूएशन करवाना है, तो वो सब चीज़ें अगर पहले पार्टी ने डिसाइड आपस में कर ली कि ठीक है मैं केवल बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का पैसा मैं दूंगा, बाकी जो भी शिपमेंट है या फिर आपका वैल्यूएशन है, कुछ भी आपको करना है, या कोई सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग में कि हाँ ये जेन्युइन है, तो वो सब आप उसका पैसा आप दोगे। तो वो क्या हुआ, वो सब प्री, अब आपको पहले से पैसा चाहिए होगा ना, तो उसमें एक रेड क्लॉज लग जाता है। रेड क्लॉज क्यों बोलते हैं, रेड से मार्क्ड होता है वो, इसलिए इसको रेड क्लॉज बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो सामने वाली पार्टी आपको उस चीज़ के लिए पहले पैसे देती है, नॉमिनेशन वाली जो भी है वो आपको पहले नॉमिनेट दे देगी पैसे बेनिफिशियरी को, ठीक है। वही मैंने बोला रेड लेटर से होता है, इसलिए इसको रेड क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइट एक्सेप्टेंस, डेफर्ड पेमेंट और नेगोशिएशन एलसीज, ठीक है। अब साइट एक्सेप्टेंस, डेफर्ड पेमेंट और नेगोशिएशन एलसी क्या होती है, देखो साइट एलसी में क्या होता है,
जैसे ही आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो, साइट हो गया ना, मतलब ऑन द साइट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, मतलब जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो नेगोशिएटिंग बैंक को, आपको तुरंत पेमेंट हो जाएगी उस कंडीशन पे, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कन्फर्म्ड होते हैं, जो भी मेंशन्ड होते हैं आपकी एलसी में, उसके अकॉर्डिंगली नॉमिनेटेड बैंक उस काउंट्री का आपको पेमेंट कर देता है ऑन द साइट ऑफ दैट एलसी, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस क्रेडिट द बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट्स आर ड्रॉन विद सर्टेन यूसेंस पीरियड एंड आर पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट ए फ्यूचर डेट, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस जो आपका यूसेंस वाली, ये तो साइड एलसीज थी, अब एक्सेप्टेंस वाला कौन सा एलसी हुआ, उसमें क्या होता है, उस एलसी में आपको एक टाइम पीरियड दिया होता है, तो आप उस टाइम के बाद, उस टाइम के पीरियड के बाद ही उस डॉक्यूमेंट को उसका पेमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। उस टाइम पीरियड जो होता है कितने भी नंबर ऑफ डेज हो सकता है। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब एलसीज बने ना, तो उसमें डेट, अगर साइट नहीं है, साइट एलसी नहीं है, तो आप उसमें डेट्स मेंशन करो कि कब आपका शिपमेंट का डेट ये है। मान लीजिए आपने बोला कि हाँ शिपमेंट इस डेट तक हमें मिल जाएगी, इसके बाद इस डेट से इस डेट तक में हमें इतना ये हो जाना चाहिए, तो वो सब डेट्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना, वो सब मेंशन होने चाहिए आपकी एलसीज में, ठीक है। वो यूसेंस पीरियड का रहता है, किसके लिए ज़रूरत होती है, जब आप एक्सेप्टेंस क्रेडिट ले एलसी यूज़ करते हो, ठीक है। अब डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है डेफर्ड पेमेंट में, इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए बिल्कुल एक्सेप्टेंस क्रेडिट की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम होता है डेफर्ड वाला, बट इसमें क्या होता है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट ड्रॉन नहीं किया जाता। मीन्स क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट में आप क्या करते हो ना, यूसेंस डेट्स के साथ आप अपना बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करते हो पार्टीज के साथ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सर्टन डेट्स होती हैं, जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे नेगोशिएशन के लिए, वो आपको उस डेट के अकॉर्डिंगली पे कर देंगे, ठीक है। नेगोशिएशन क्रेडिट क्या होता है कि जब आपका पेमेंट इशूइंग बैंक जो होता है, वो नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट्स का पेमेंट नेगोशिएशन बैंक को करती है, मतलब मीन्स हुआ आपके एक डॉक्यूमेंट नेगोशिएटेड हो गए, अब वो क्या कर रही है, नेगोशिएशन बैंक उसको इशूइंग बैंक के पास भेजती है कि हमने नेगोशिएट कर दिया। अब इशूइंग बैंक किसको पे कर रही है, नेगोशिएटिंग वाले बैंक को पे कर रही है, तो वो चीज़ हो गई नेगोशिएशन क्रेडिट, ठीक है। फ्रीली नेगोशिएबल होती है एलसी, और क्या लिखा है, मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी बैंक नॉमिनेटेड बाय द इशूइंग बैंक, ठीक है। वो चीज़ ये है कि फ्रीली नॉमिनेट भी हो जो नॉमिनेटेड एलसीज होती हैं वो फ्रीली भी आपको हो सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होते हैं। मैंने बोला ना, जो एलसीज के टर्म्स होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हमेशा एलसी जो है वो नेगोशिएट होती है, डिस्काउंट होती है, ठीक है। जैसा एलसी में मेंशन होगा, बैंक आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब बैक टू बैक एलसीज कौन सा होता है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, दो पार्टीज हैं जिनमें ट्रेडिंग जो है ना बहुत कॉमन है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि मैं हर बार न्यू बिजनेस ढूंढूंगी, न्यू आपका बेनिफिशियरी ढूंढूंगी या न्यू पार्टनर्स ढूंढूंगी। जब हम किसी के साथ बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो एक या दो टाइम के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा इसके साथ प्रॉपर ट्रेडिंग हो सकता है, और हम उससे बार बार उसी के थ्रू बिजनेस करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आप बार बार बैंक्स के पास जाके बार बार उतने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे और बार बार सारी एलसीज ड्रॉन करोगे, नहीं ना। हम क्या करते हैं, तब बैक टू बैक एलसी का यूज़ करते हैं। मीन्स क्या होता है, एक्सपोर्टर इस तरीके से अरेंज करता है उस एलसी को इन फेवर किसके, लोकल सप्लायर जो भी होता है, जो गुड्स प्रोसीड कर रहा है, कि जो एलसी जो होती है उसके फेवर में रहे, मीन्स फेवर में रहती है। और इसमें क्या रहता है ना कि आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता, टर्म्स वगैरह सब लगभग सेम रहते हैं और थोड़ा सा उसके फेवर में रहते हैं, तो वो भी मान जाता है। और बार बार आप उसी मतलब एक तरीके से उसी एलसी को बार बार आप रिन्यू कराते हैं, एक टर्म्स जो ईजी टर्म में हम समझ सकते हैं, मतलब वो सेम एलसी आप बार बार बैंक के साथ जाके रिन्यू कर रहे हो, उसी को बार बार रिवोक कर रहे हो, तो वो चीज़ होगी, ठीक है। रिवोक कर रहे हो, सॉरी, रिन्यू कर रहे हो, ठीक है। अब ऑपरेशन कैसे होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, देखिए इशूइंग बैंक का एक डायग्राम बनाया है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। टर्मोलॉजीज हमने देख ली, टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देख लिए, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो देखिए इशूइंग बैंक हुआ, हमारा बैंक है, इसने एक ओपन की एलसी और सेंड की किसको, एडवाइजिंग बैंक को या नेगोशिएशन बैंक को। अगर बीच में कन्फर्मिंग बैंक चाहिए तो बीच में वो कन्फर्मिंग बैंक भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, एडवाइस की एलसी किसको, बेनिफिशियरी को, जो पार्टी है उसको एडवाइस की, हाँ ये सही है, इसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बेनिफिशियरी ने क्या किया, जो भी गुड्स थे वो भेज दिए एप्लीकेंट को, ठीक है। इसने क्या किया, एलसी के लिए अप्लाई कर दिया, जो भी इनका बैंक था जो भी था, ठीक है, इसने एलसी के लिए अप्लाई कर दिया। ये एप्लीकेंट कौन है, इशूइंग बैंक के लिए वो है जिसने ये एलसी ओपन की है,
ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिया कैंसिल पेमेंट कि हाँ पेमेंट कर दो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चीज क्या हुई, इसने एलसीज अप्लाई करी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, ये एक डायग्राम बना ऐसे, ठीक है, गुड्स आने का। अब ये चीज तो हुई एप्लीकेंट के वे में। अब आप देखिए बेनिफिशियरी, उसने शिप तो गुड कर दी है। अब देखिए उसने क्या किया, शिपमेंट भेजने के बाद उसने अपना एडवाइजिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स दिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट नेगोशिएट किया और अपना पेमेंट ले लिया। नेगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, पेमेंट कर दिया। अब उसने जो डॉक्यूमेंट्स उसने रिसीव किए थे वो कर दिया अपना इशूइंग बैंक को सेंड, ठीक है। इशूइंग बैंक ने क्या किया, जो भी पेमेंट वगैरह थी वो रिसीव की, जो भी था मतलब अपना इसने करा भेजा, और इसने पेमेंट अपना इसने क्या किया, इसने डॉक्यूमेंट रिलीज किया और पेमेंट भेज दी। मतलब जो पेमेंट थी ना वो देखिए इस तरीके से हुआ ना, ऐसे समझिए, इशूइंग बैंक ने ओपन की एलसी, इधर गई एडवाइजिंग बैंक ने बेनिफिशियरी को दी, बेनिफिशियरी ने सामान भेज दिया, ये हो गया इनका खत्म। अब इसने क्या किया, बेनिफिशियरी ने इसको डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स इसने इशूइंग बैंक को दिए, इसने इसको पेमेंट कर दी, इसने इसको पेमेंट कर दी, और इस एप्लीकेंट ने इशूइंग बैंक को पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, फ्लो चार्ट होता है, बीच में कंफर्मिंग बैंक भी आ सकता है। इजिली बनाया था, कोई ऐसा बहुत टिपिकल नहीं है, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम हो नहीं, बस एक ईजी जो हमने अभी आगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी वो समझने के लिए था, ठीक है। देखिए ये हमने पार्ट ए कर लिया है, इसमें पार्ट बी है जिसमें आगे हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो जो आर्टिकल्स यूज होते हैं शिपमेंट को लेके या एलसीज बनवाने के लिए लेके, कुछ रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस हर उसमें होते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं, तो वही कुछ रूल्स हैं वो हम आगे पार्ट बी जब करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो चाहे जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिले, जितना कोई पढ़ना चाहे तो ईजी हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।